जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं आज 21 जून है और 21 जून को हम लोगों के द्वारा बिहार पुलिस मेगा मॉक टेस्ट 9 का आयोजन किया गया है। ऐसे स्थिति में बहुत सारे अभ्यर्थी अभी टेस्ट दे भी रहे हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी टेस्ट दे चुके हैं। ऐसे स्थिति में क्या कट ऑफ जा रहा है, क्या आंकड़ा जा रहा है, आज की वीडियो में साथियों हम मेल और फीमेल का भी कट ऑफ और आंकड़ा साथियों बताने वाले हैं, जो वीडियो के लास्ट में बताएंगे। अभी के वीडियो में आज जो क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन का हम एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथियों, आपको बता दूं अब जो क्वेश्चन जा रहा है ये बिल्कुल न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन जा रहा है, अर्थात यह आप लोग क्वेश्चन देखेंगे नया वाला। अब सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जा रहा है क्योंकि प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पहले का फुल मॉक टेस्ट मैं करवा चुका हूं और प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उसको मैं इसमें डाल के क्या कर रहा हूं साथियों, नए वाले सेट में मैं करवा रहा हूं। साथियों, आपको बता दूं कि देखते देखते एक एक सेट प्रतिदिन कंप्लीट हो रहा है। जो अभ्यर्थी नहीं भाग ले रहे हैं उनके लिए साथियों कह लीजिए कि ये मतलब अच्छा चीज नहीं है। आप लोग प्रतिदिन अपने लिए कम से कम 2 घंटा का समय निकालिए, 1 घंटा टेस्ट के लिए और 1 घंटा एनालिसिस के लिए, ताकि आपका क्या हो, कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो सके। कट ऑफ कितना जाएगा लास्ट ईयर का, कितना गया था, उसका भी वीडियो मैं बना दिया हूं। कम से कम उसको देख लीजिए और उसको देखने के बाद फिर एनालिसिस और फिर टेस्ट दीजिए, तब आपको पता चलेगा कि किस दिशा में पढ़ना है और कितना पढ़ लेंगे तो साथियों रिजल्ट हो जाएगा। सच्चाई तो यही है कि जो ईमानदारी से थोड़ा बहुत भी पढ़ लेगा उसका बिहार पुलिस में क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। साथियों, जो भी चैनल पे नए हैं सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबाइए ताकि आपको अपडेट भी मिलता रहे और वीडियो को शेयर भी कीजिए। साथियों, आपके लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं और आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाने का हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों का सवाल है, अभी 2-4 मिनट हम उनके सवालों का जवाब देंगे, उसके बाद से साथियों हम सेशन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आइए, आपके हम सवालों का जवाब भी लिए हुए हैं, यहाँ पे हम लिख करके ले आए हैं आपका क्या क्या सवाल है। चलिएगा साथियों, आपको जो भी डाउट होता है ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दिया कीजिए, मैं जरूर उस पर बात करूंगा, है ना। फोन मैसेज करने का जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे साथियों सबसे ज्यादा जो कमेंट आ रहा है या अभ्यर्थी कह रहे हैं कि रिजल्ट कहाँ देखें, है ना, सबका कमेंट यही आ रहा है। साथियों, आपको बता दूं कि जब टेस्ट हो रहा है तो टेस्ट के बाद सिर्फ आप रिजल्ट सबमिट कर रहे हैं और टेस्ट के बाद अपना सिर्फ क्वेश्चन सबमिट कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आपको नहीं दिखा रहा है और समरी भी आपको मिल रहा है, कार्बन कॉपी कह लीजिए सामान्य भाषा में, तो वो आपको ईमेल आईडी पर अभी प्राप्त हो रहा है। जैसे मान लीजिए आप 1 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन बना दिए, है ना, इसके बाद से आप सबमिट कर दिए, क्या कर दिए, सबमिट कर दिए, तो इसका जो क्वेश्चन का कार्बन कॉपी है वह आपका जा रहा है ईमेल आईडी पर। बाय डिफॉल्ट आपका ईमेल आईडी पर क्या हो जाएगा, चला जाएगा। अब सबसे बड़ा बात है कि 1 से 100 तक तो सबमिट कर दिए, कार्बन कॉपी भी चला गया ईमेल आईडी पर, तो फिर रिजल्ट कब मिलेगा, या रिजल्ट तो हमको दिखाया नहीं, फिर हम क्या करें, है ना। बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये डाउट है, तो इस डाउट को मैं आपको आज फाइनली खत्म कर देता हूं। साथियों, आपको बता दूं कि पहले जो मेगा मॉक टेस्ट चल रहा था 7 के पहले या 7 तक कह लीजिए, तो इतना मेगा मॉक टेस्ट में साथियों हम लोग क्या किए थे कि अभ्यर्थी 100 क्वेश्चन सबमिट कर रहे थे तो तुरंत वहां पे उनका व्यू स्कोर दिखाई दे रहा था कि वह कितना स्कोर अपना किए हैं, ये चीज उनको दिखाई दे रहा था, तो उनको अच्छा लग रहा था। उनको क्या लग रहा था, अच्छा लग रहा था। और वही चीज अभ्यर्थी अभी के समय में भी खोज रहे हैं कि 100 क्वेश्चन किए तो उनका रिजल्ट कितना आया, वह तुरंत जानना चाहते हैं कि मेरा 100 में 60 आया है कि 40 आया है कि 53 आया है कि 62 आया है ना। तो साथियों, आपको बता दूं हम लोगों ने इसको बंद किया है ताकि आपको तुरंत रिजल्ट नहीं दिखाई दे। इसके पीछे का कारण है साथियों, लास्ट टाइम हम लोग जो भी 4, 5, 6 टेस्ट लिए हैं उस टेस्ट में आप देखेंगे कि अभ्यर्थी 95, 99 आउट ऑफ 100 में 100, 94, 87 इस प्रकार से मार्क्स उठाने का कार्य किए हैं। इस प्रकार से मार्क्स उठाए हैं ना साथियों, तो इसमें हुआ क्या है कि अभ्यर्थी चीटिंग कर ले रहे हैं। चीटिंग किस प्रकार से कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक बार उनका दिखा दिया कि 100 में 60 अटेम्प्ट पहली बार में आया, 100 में 60 कर लिए। अब दूसरा बार में दूसरा ईमेल आईडी से लॉगिन करके दोबारा टेस्ट दे दिए, तो यही अभ्यर्थी का अब 60 से चल गया कहां पे, 80। इसी प्रकार से 2-3 बार वो कर दे रहे हैं ना, तो मार्क्स बढ़ जा रहा है और इसमें पारदर्शिता घट जा रहा है टेस्ट में। तो इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि नहीं, इस चीज को व्यू स्कोर को हम लोग बंद करेंगे और व्यू स्कोर बंद करके हम लोग करेक्ट एग्जैक्ट कट ऑफ और मार्क्स निकालेंगे। तो अभी जो 8वां 9वां टेस्ट हुआ है, आज का ही टेस्ट हुआ है, अभ्यर्थी अब 90 प्लस नहीं कर पा रहे हैं, वो जा ही नहीं पा रहे हैं, उनका हिम्मत ही नहीं है कि अब 90 प्लस कर पाए। अभ्यर्थी 80 प्लस का करने वालों का तादाद अब बिल्कुल ही घट गया है, क्योंकि अब जो जेन्युइन पेपर है, ओरिजिनल पेपर है, वही पेपर वो क्या कर पा रहे हैं, दे पा रहे हैं। अर्थात ऐसे स्थिति में जो कट ऑफ और आंकड़ा निकल के आएगा ना, वह एग्जैक्ट आंकड़ा निकल पाएगा। साथियों, हम लोग जिस तरह से सोच रहे हैं, जिस हिसाब से प्रयास कर रहे हैं, आप लोग बस उस पैटर्न पे चलिए। आप लोगों को हम व्यू स्कोर भी दिखाएंगे, ये भी हम लोगों ने सोचा है, लेकिन कब, ये भी समझ जाइए। आपका डाउट खत्म ही कर देते हैं साथियों। जैसे मान लीजिए आज 21 जून को आप टेस्ट दिए, तो 21 जून में अगर आप देखना चाहते हैं समरी
कि कौन सा क्वेश्चन सही था कौन सा गलत था, आप जो अटेम्प्ट किए थे वो वाला सही था कि गलत था, है ना। तो एक तो आपका प्लेटफॉर्म हो गया एनालिसिस, देख लिए, है ना। एनालिसिस में आपको मिल जाएगा। अगर एनालिसिस आप नहीं देख पाए किसी कारणवश, तो आपको क्या करना होगा, आपको 22 जून को 21 जून को नहीं, 22 जून को आपको यही वाला लिंक ओपन करना पड़ेगा, जहां से आप जिस प्लेटफॉर्म से भी आप स्कैनर से गए हैं या फिर आप कह लीजिए कि ग्रुप में लिंक गया है उससे गए हैं, तो 22 जून को, है ना, जब आप ट्राई करेंगे तो ऐसे स्थिति में साथियों 22 जून को व्यू स्कोर आपका दिखाएगा। मतलब व्यू स्कोर हम लोग अगले दिन खोल दिया करेंगे। 21 को समाप्त हो गया तो 21 का व्यू स्कोर आपके फोन में 22 को दिखाएगा। 22 को टेस्ट हो रहा है तो 22 वाला व्यू स्कोर आपको 23 में दिखाएगा। उससे आपका भी काम बन गया। आपको व्यू स्कोर का डिमांड है तो व्यू स्कोर भी मिल गया। उसके बाद से हम लोग जो चाहते हैं पारदर्शिता आए, तो पारदर्शिता भी आपको क्या हो गया है, दिख गया। साथियों आज के टेस्ट में लगभग 10,000 अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट किए हैं। बहुत ही शानदार तरीका से फीडबैक आ रहा है। आप लोग इसको शेयर कीजिए और जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं करिए। जितने अभ्यर्थी जुड़ेंगे उतना ही ज्यादा फायदेमंद होगा। एक सवाल सबसे ज्यादा अभ्यर्थी कर रहे हैं कि सर पिछला टेस्ट कैसे दे, जो छूट गया है, जो पिछला टेस्ट है छूट गया वो कैसे दे। तो साथियों आपको बता दूं पिछला टेस्ट जो छूट गया है उसके लिए हम लोग संडे को क्या करेंगे, प्रयास कर रहे हैं कल, है ना, संडे को ही हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप में उसको डालने का कार्य करेंगे। सारा लिंक पिछला 6, 7, 8 टेस्ट का लिंक हम लोग ग्रुप में क्या कर देंगे, डाल देंगे। जो अभ्यर्थी नहीं दिए हैं वो क्या करेंगे, वो टेस्ट आसानी से क्या कर पाएंगे, दे पाएंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, जो भी पिछला टेस्ट हुआ है वो टेस्ट आप दे देंगे, है ना। अब देखिए सबसे ज्यादा ये भी कमेंट आ रहा है कैसे जुड़े, जो नए अभ्यर्थी नया वीडियो देख रहे हैं। साथियों जुड़ने के लिए मैं सिंपल सा फंडा बता दिया हूं आपको। मैं नंबर दे दिया हूं 7979045782। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पर हाई लिखिए, बस व्हाट्सएप पर हाई लिखेंगे ना साथियों तो आपको एक ग्रुप का लिंक चला जाएगा, उसमें आप जुड़ जाएंगे। और जैसे ही जुड़ेंगे ना साथियों 12 बजे दोपहर में 12 बजे, है ना, उसके न तो पहले न तो बाद में 12 बजे 12:01, 2, 3, 4 लेटेस्ट 12:10 तक आपके ग्रुप में लिंक चला जाएगा टेस्ट का। प्रत्येक दिन लिंक चला जाएगा और इस बीच में आप क्या कर पाएंगे, टेस्ट दे पाएंगे। तो ये नंबर को नोट डाउन कर लीजिए, व्हाट्सएप पर हाई लिख दीजिएगा। मैसेज और कॉल आपको करने का जरूरत नहीं है। जैसे ही ग्रुप में लिंक जाएगा अगले दिन, है ना, 12 तारीख को 12 बजे दोपहर में हम लोग लिंक डालेंगे। लिंक साथियों पीडीएफ के माध्यम से डालते हैं। जो ग्रुप में पीडीएफ हम डाले हैं ना उसको साथियों आप लोग सुरक्षित रखिए। उसी पीडीएफ में आपको QR कोड भी होता है और जिलावार लिंक भी होता है। वह पीडीएफ आपके लिए परमानेंट हो गया है जो अभ्यर्थी टेस्ट देना चाहते हैं। अब एक अभ्यर्थी का कमेंट आता है कि सर कैसे स्कैन करें QR कोड। तो साथियों स्कैन करने के लिए आपके मोबाइल में फोन पे होगा, गूगल पे होगा, व्हाट्सएप होगा या फिर गूगल स्कैनर होगा या फिर दूसरा फोन होगा, तो आप उससे लेकर के क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। तो आप लोग उस प्रकार से स्कैन कर लीजिएगा। बार बार ये सब चीजें हम लोग नहीं बता सकते हैं ना, ये आपको करना होगा, ठीक। तो उम्मीद है आपको सारा डाउट क्या हो गया होगा, खत्म हो गया होगा। व्यू स्कोर को लेकर के कैसे जुड़ेंगे इसको लेकर के। रिजल्ट साथियों हम लोग कब जारी करेंगे आपको बता दूं। टेस्ट आप दे दिए, है ना, तो मान लीजिए 12 बजे टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं 6 या 8 बजे तक का डेटा क्या कर ले, टेस्ट का कलेक्ट कर लें। अर्थात जितने अभ्यर्थी पार्टिसिपेट कर ले ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद से हम डेटा को कलेक्ट कर लें और फिर आपको क्या करें, हम लोग आपको रैंकिंग दिखाएं या आपका स्कोर कार्ड क्या करें, रिलीज करें। स्कोर कार्ड के लिए कुछ नहीं करना है, आपको बार बार कहता हूं इस प्रकार से। जैसे यहाँ पे एक QR कोड दिखाई दे रहा है, इस QR कोड को आप लोग क्या करिए, स्कैन कर लीजिए। जैसे ही QR कोड को इसको साथियों स्कैन करेंगे ना, आपका PDF आज का टेस्ट का क्या हो जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा। या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं तो वहां से आपको सब चीज मिल ही जा रहा है ना। तो चलिए साथियों रिजल्ट किस प्रकार से, इंतजार कर लीजिएगा आप लोग। रात को 8 बजे तक क्या कर लीजिएगा, इंतजार कर लीजिएगा। 8 बजे तक हम लोग एनालिसिस और रिजल्ट को हम लोग भेजने का प्रयास करते हैं। साथियों आपको बता दूं कि 6-7 बजे तक रिजल्ट जब समाप्त होता है, उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं साथियों, वीडियो बनाते हैं, रिजल्ट बनाते हैं, रैंकिंग बनाते हैं। बहुत सारा टाइम लगता है, उसमें समय लगता है। आप मेरे जगह रह के सोचिए कितना टाइम लगता है। तो आपको प्रेशर देने का जरूरत नहीं है और पर डे करा रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है साथियों, है ना। तो उम्मीद है आप ये चीज समझ गए होंगे, ठीक ना। तो चलिए साथियों अब सेशन को आगे हम स्टार्ट करेंगे। कट ऑफ मेल फीमेल का आज लास्ट में बताएंगे, है ना। लास्ट में इसलिए बताएंगे कट ऑफ क्योंकि अभी अभ्यर्थी दे रहे हैं, तो अभी हम एनालिसिस कर लेते हैं, बाद में वो वीडियो को ऐड कर देंगे, है ना। चलिए आज का टेस्ट साथियों यहाँ पे देख लीजिए। पहले ये जिलावार देख लीजिए, ये क्या है, ये पर डे दिखाते ही आप लोग को, है ना, या PDF में भी जाता है। चलिएगा साथियों, पहला सवाल जो पूछा गया था आज के क्वेश्चन में, कह रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है। तो साथियों रक्त में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है ये होता है आपको हीमोग्लोबिन के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, बी रहेगा। साथियों आपको बता दूं कि हीमोग्लोबिन में एक ह्यूमो नामक वर्णक पाया जाता है और एक ग्लोबिन नामक प्रोटीन है, दो चीजों से मिलकर बना है। ह्यूमो का मतलब हो गया साथियों आपका वर्णक, जो जिसका रंग है लाल, इसी वजह से आप देखेंगे ब्लड का रंग भी क्या है, लाल। यह जो ग्लोबिन है, यह ग्लोबिन एक प्रोटीन है जो ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करती है शरीर के अंदर।
तो साथियों ये जो हीमोग्लोबिन है यह एक परिवहन प्रोटीन है जो हमारे शरीर में, है ना, ऑक्सीजन का यह ट्रांसपोर्टेशन करने का क्या करती है, कार्य करती है। आपको बता दूं कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेते हैं साथियों, तो वायुमंडल से, है ना, बहुत सारी गैसें, वायुमंडल की सारी गैसें, धूल कण डस्ट सब चीज पहुंचता है लंग्स के पास, लेकिन लंग्स हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को ही एक्सेप्ट करता है, बाकी चीज को निकाल देता है। तो ऑक्सीजन जब लंग्स के पास जाता है तो साथियों लंग्स के बाद वो आप देखेंगे डिफ्यूजन की क्रिया के द्वारा, डिफ्यूजन नहीं, वहां पे क्या होता है, लंग्स में आप देखेंगे एक्सचेंज होता है, अर्थात लंग से ब्लड में, लंग्स से या फेफड़े से जो ऑक्सीजन है ये ब्लड में जाता है और ब्लड से ये फिर कहाँ आता है, ऑक्सीजन में फेफड़ा में आता है। तो ये चीज काम होता है। और फेफड़ा का काम क्या है, यहाँ पे फेफड़ा का काम है मेन एक्सचेंज का करना, गैसीय विनिमय करना, इसका क्या है, मेन काम है। तो फेफड़ा से ऑक्सीजन, ब्लड में ऑक्सीजन चला जाता है और इसी ऑक्सीजन को जैसे ब्लड में चला गया तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को लेकर के और ले जाएगा और कोशिकाओं के पास पहुंचाने का ये क्या करेगा, काम करेगा। फिर से समझ लीजिए, फेफड़ा के पास जो ऑक्सीजन जाएगा वह ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा, उस ब्लड में मौजूद होगा हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को ले जाकर के कोशिकाओं को दे देगा और कोशिकाएं अपना श्वसन कर लेगी और फिर उधर से हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को लाएगा, फिर वापस रिटर्न कर देगा। तो ये हीमोग्लोबिन का क्या है, मेन रोल है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहा है साथियों गिनी गुणांक क्या है ना, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। कह रहा है गिनी गुणांक किससे संबंधित है। साथियों ये आय की असमानता से क्या है, संबंधित है, अर्थात व्यक्तियों में आय का वितरण किस प्रकार से हुआ है, इस चीज को कैलकुलेट करना होगा। तो आपको गिनी आय का जो सिद्धांत है, थ्योरी है, मापक पैमाना है, उसको आपको देखना पड़ेगा या फॉलो करना पड़ेगा। चलिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, आज का सेट बहुत अच्छा है, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, हार्डी विनबर्ग संतुलन किससे संबंधित है। तो साथियों हार्डी विनबर्ग संतुलन या ये सिद्धांत, यह एक थ्योरी है जो संबंधित है आबादी में अनुवांशिक आवृत्तियों का परिवर्तन से। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जो डबल, कह रहा है निम्न में किसमें डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। साथियों डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है दोहरा निषेचन, है ना, दोहरे निषेचन की क्रिया। तो साथियों ये होता है एंजियोस्पर्म में, जो आवृत बीजी होते हैं, आवृत बीजियों में होता है साथियों, है ना, दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन इसको कहते हैं। ये फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। और बार बार मैं कहता हूं कि देखिए साथियों, इसमें ना, इस सवाल को अभी मैं वीडियो बना रहा हूं तो इतने सारे अभ्यर्थी इसको अटेम्प्ट किए हैं, रिस्पॉन्स दिए हैं, जिसमें आप देख लीजिए ये जो एंजियोस्पर्म है इसको जवाब देने का काम मात्र 30% अभ्यर्थी किए हैं। सभी के सभी अभ्यर्थी बट गए हैं, अर्थात इससे ये पता चलता है जो अच्छा क्वेश्चन आता है ना उसमें सभी अभ्यर्थी बट जाते हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि यदि आपसे नहीं बन रहा है ना तो बहुत सारे अभ्यर्थियों से भी वो सवाल नहीं बनता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, है ना, कह रहा है कि जो अमृतसर शहर है इसकी स्थापना किस सिख गुरु ने किया था। तो गुरु रामदास ने किया था 1574 ईस्वी में, एक सरोवर का निर्माण किया था, है ना। और उसी अमृतसर सरोवर में आप देखेंगे कि यह जो मंदिर है ना, या कह लीजिए अमृतसर शहर है, स्वर्ण गोल्डन टेम्पल वहां पे बना हुआ है, जिसका निर्माण किया था गुरु रामदास ने, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब कौन सा, इसमें मीनिंग क्या है, करेक्ट है। तो साथियों इन्वायरमेंट इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 51% अभ्यर्थी करेक्ट आंसर दिए हैं। कह रहा है कि जो गौतम बुद्ध थे अपना उपदेश किस भाषा में दिए। तो साथियों पाली भाषा में दिए थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये उपदेश दिए थे साथियों कहाँ पे, प्रथम उपदेश सारनाथ में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस पुलिस कॉट द थीफ, है ना, मतलब पुलिस कॉट द थीफ, इसको एक्टिव से पैसिव में बनाना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द थीफ वाज कॉट बाय पुलिस। साथियों एक्टिव पैसिव बनाने के लिए आप लोग क्या करिएगा, ऑप्शन को पढ़िएगा। ऑप्शन जो फ्लुएंटली आप पढ़ पाएंगे ना, और जो आपको लगेगा गट्स फीलिंग पे नहीं ये सही लग रहा है, उसको आप लोग अटेम्प्ट कर दीजिएगा, अक्सर वो सही हो जाता है, थ्योरी पढ़ने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कह रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम ब्रेक द आइस। तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है साथियों टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10,
कि दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों दांडी यात्रा की शुरुआत है ना 12 मार्च 1930 को हुई थी। साबरमती आश्रम से गांधी जी ने प्रारंभ किया था और फिर वो पहुंचे थे कहां पे? दांडी। और दांडी में आप देखेंगे नमक बना करके उन्होंने नमक कानून को तोड़ने का क्या किया था? कार्य किया था, है ना। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी इसको सही जवाब दिए हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस सूचक का उपयोग अम्ल और क्षार पहचानने हेतु किया जाता है? तो अम्ल और क्षार पहचानने हेतु साथियों नीला लिटमस पेपर का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। अम्ल साथियों जो होता है वह नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ध्यान रखिएगा। अम्ल जो है, अम्ल है ना, यह नीला लिटमस पेपर को किसमें कर देता है? लाल कर देता है, नीला को लाल, ठीक ना। तो अम्ल नीला को लाल करता है, इसको याद रखने के लिए अनिल से याद कर लीजिए। अनिल, अम्ल नीला को क्या कर देता है? लाल कर देता है। अनिल, अनिला नहीं, अनिल हो जाएगा, है ना। और जो क्षार होता है ना, वह लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो ये भी याद रखिएगा, दोनों को ट्रिक से याद रखिए। अनिल और ये हो जाएगा छालानी, है ना। तो एक नाम याद रखिए, अनिल छालानी, अनिल छालानी, है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। तो अम्ल नीला को लाल करेगा और क्षार लाल को क्या करेगा? नीला करेगा। एक नाम याद रखिए, दोनों क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काराकोरम दर्रा किसको जोड़ता है? साथियों आपको बता दूं, जो दर्रे होते हैं यह दर्रे प्राकृतिक मार्ग होते हैं, जो पर्वतों पे आप देखेंगे बने होते हैं, प्राकृतिक मार्ग होते हैं। और प्राकृतिक मार्ग का निर्माण किनके द्वारा किया गया है साथियों? तो नदियों के द्वारा किया गया है। अतीत में वहां पे नदियां बहती थी। तो जो काराकोरम दर्रा है, वह काराकोरम दर्रा आपको बता दूं कि जो जम्मू कश्मीर राज्य है, जम्मू कश्मीर राज्य में काराकोरम पर्वत श्रेणी है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है पूरब में कैलाश पर्वत तक है। तो यही जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी पर आप देखेंगे काराकोरम दर्रा है ना। काराकोरम दर्रा है, याद रखिएगा। जो आप देखेंगे जिस काराकोरम दर्रे से चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर भी होकर के गुजरता है, जो प्राचीन रेशम मार्ग गुजरता था, है ना, कनिष्क के समय, वो भी इसी मार्ग से क्या होता था? गुजरता था। तो ये फैक्ट्स याद रखिएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, भारत श्रीलंका होगा नहीं, भारत नेपाल होगा नहीं, भारत पाकिस्तान होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों प्राकृतिक दर्रे को आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है ना। सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, जेलेपला दर्रा, बाड़ा लाचाला दर्रा, है ना। ये जितना दर्रा है, थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, पालघाट दर्रा, जितने दर्रे हैं, खास करके जो हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड राज्य में, सिक्किम राज्य में जेलेपला है ना। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में, इस सब चीजों को आप लोग क्या रखिएगा? याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से आता है। चलिए अगला देखिए क्या कह रहे हैं। 13 नंबर कह रहा है कि सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार जब कोई प्रकाश की गति के पास पहुंचती है तो क्या होता है ना। प्रकाश की गति के पास पहुंचता है तो क्या होता है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है साथियों, इसमें पहला ऑप्शन है आपका समय तेजी से चलता है, दूसरा कह रहा है द्रव्यमान घटता है, तीसरा कह रहा है लंबाई घटती है और समय क्या होता है? मंद होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। साथियों सापेक्षता का सिद्धांत यह आइंस्टाइन ने दिया था और आइंस्टाइन ने बताया कि जो समय है, गति है ना, या जो भी वस्तुएं हैं, ये सभी वस्तुएं किसी एक फ्रेम के अंदर क्या होती हैं? एक ही समय में ये बदलती हैं। ये उन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत में बताया था। मतलब जो भी परिवर्तन होगा गति में, चाल में, समय में, त्वरण में, ये सब जो भी परिवर्तन होगा सब एक फ्रेम के एक सेंटर के तहत सबका एक साथ क्या होगा? परिवर्तन होगा। ये उन्होंने बताया था। तो आप लोग के एग्जाम में सिर्फ यही पूछ सकता है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। अगला कह रहा है हिमालय की तराई में कौन से वन पाए जाते हैं? तो साथियों हिमालय की जो तराई में वन पाए जाते हैं वह पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसे शीतोष्ण वन भी कहते हैं, ठीक ना। जैसे आप लोग को पता है कि जो तराई का जो क्षेत्र है ये भारत बिहार में, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। साथियों ये नेपाल है, तो नेपाल का जो निचला हिस्सा है ये आप देखेंगे ये पड़ता है यहाँ पे, ये हिस्सा आपका बिहार का हो गया, है ना, ये जुड़ा है बिहार। तो ये वाला जो हिस्सा है ना साथियों, नेपाल का निचला वाला, ये बिहार का तराई क्षेत्र है। ये बिहार का तराई क्षेत्र है जो हिमालय से सटा हुआ है। और ये जो तराई क्षेत्र है इसमें पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती का मतलब होता है वे पत्ते जो ठंड के दिन में अपना क्या करते हैं? पत्ते को गिरा देते हैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, और बरसात ऋतु में फिर से वो अपने पत्ते को क्या कर देते हैं? दोबारा लाते हैं, ठीक ना। वह पेड़ पर्णपाती वन कहलाते हैं। अगला कह रहा है डाचीगाम नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, फैक्चुअल है। 16 नंबर पे आते हैं। 16 नंबर पे साथियों ये आपका पैसेज है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लोग कर लीजिए। आप लोग को पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या क्वेश्चन होगा ही आप लोग बनाइएगा, ठीक ना, पैसेज पढ़ के। हम बोले थे कि आप लोग कमेंट करिए कि सर पैसेज आप लोग सर पढ़ा दीजिए अलग से, तो हम पढ़ा देंगे। 21,391 पदों में आया है। चलिएगा क्या है, तो इसका आंसर डायरेक्ट बता देते हैं। इसका आंसर आप लोग डी लगा लीजिएगा, है ना, अस्थायी ऊर्जा स्रोत।
और इसी पर एक और क्वेश्चन है ये वाला 17 नंबर का, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कर लीजिएगा, उष्मा और ताप पूरी तरह से भिन्न है, ठीक ना। देखिए अभ्यर्थी सही जवाब लगाए हैं, पढ़े हुए हैं, ठीक ना। चलिए ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है, अभी हाल ही का है। कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में बिहार में किस प्रमुख रेल परियोजना का उद्घाटन किया था? तो साथियों किया था पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों मनाया जाता है 7 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर सी बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 19 था ना, चलिएगा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सब करंट का क्वेश्चन, करंट का भी क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं ताकि आपका तैयारी होता रहे। बिहार सरकार ने हाल ही में किस योजना के तहत गरीब महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता देना शुरू किया है? तो साथियों ये हो जाएगा आपका लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी योजना के तहत ये केंद्र सरकार का मुहिम है ना, जिसको बिहार सरकार ने भी शुरू किया है। इसके तहत जो इस योजना के तहत जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप है ना, सहायता जो स्वयं सहायता समूह ग्रुप होता है साथियों, है ना, इसमें जो ग्रामीण महिलाएं हैं उन ग्रामीण महिलाओं को, है ना, यह टारगेट दिया जाएगा या इस तरह से उनको तैयार किया जाएगा कि वह घर का आय 1 लाख तक अपना कर लें, है ना, ताकि वित्तीय समावेशन में मदद मिल सके। जब महिलाएं वित्तीय रूप से इंपावर होंगी तो निश्चित ही देश को क्या होगा? फायदा होगा। तो इसमें यही रखा गया है कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको साल के अंदर उनको 1 लाख का आय जनरेट कर दिया जाएगा, ऐसा सिस्टम कर देना है। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? जो चालुक्य थे साथियों वो वातापी के चालुक्य थे, है ना, देवगिरी के यादव थे, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए, कह रहा है सैंडलर आयोग किससे संबंधित था? तो साथियों ये शिक्षा से संबंधित था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 23 पे, कह रहा है मोहिनी अट्टम यह कहाँ का नृत्य है? तो साथियों मोहिनी अट्टम ये आपका केरल का नृत्य है। कर्नाटक वाला याद रखिएगा, एक तो यक्षगान जरूर याद रखिएगा पूछता है, और एक आपका पूछता है साथियों भारतनाट्यम, ये दोनों वही का है, ये दोनों याद रखिएगा, सबसे ज्यादा पूछता है। मणिपुर का मणिपुरी और उड़ीसा का उड़ीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर पे आते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 24 नंबर कह रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य राज्यपाल के बारे में सही है ना। कह रहा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो पहला तो सही है, ए सही है। अब ए सही है, चलिए सब में दिया हुआ है। कह रहा है कि राज्यपाल राज्य विधान मंडल के दोनों का सदनों का सदस्य होता है, ये वाला गलत है, बी काट दीजिए। राज्यपाल राज्यों के कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ये सही है। राज्यपाल हाई कोर्ट के जज का नियुक्ति कर सकता है, ये भी क्या है? गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एंड सी, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 25 ये कह रहा है कि भारत की प्रस्तावना से जुड़े निम्न कथनों पर विचार कीजिए। साथियों बता दूं जो संविधान का प्रस्तावना है ये कह लीजिए कि ये आत्मा है, इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान में आगे क्या है, पूरे पन्नों पे क्या है ना, ये सारा चीज प्रस्तावना से निकल के आता है। तो इसे इसे न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता, है ना। क्या कर है? भारत की प्रस्तावना जुड़े कथनों पर विचार कीजिए, है ना। इस पर विचार करना है तो इसमें आइए विचार किया जाए। पहला कह रहा है प्रस्तावना संविधान का अनिवार्य हिस्सा है, तो है हिस्सा है ना। इसे न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता, है ना, मतलब न्यायालय इसमें क्या कर सकता है? कुछ कर नहीं सकता है, ये भी क्या है? गलत है ना। अगला कह रहा है नहीं लागू नहीं किया जा सकता, बात क्या है? सही है। इसे 42वें संशोधन द्वारा संशोधित किया गया है, ये भी सही है ना। समाजवादी ये सब जो शब्द थे इस सब को जोड़ा गया था उसमें, है ना। इसके अलावा कह रहा है इसे न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता, ये चीज क्या है? गलत है। तो इसका हो जाएगा ए, बी और सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 26 क्या कर रहा है? टी सेल किस अंग में विकसित होती हैं? तो साथियों टी कोशिकाएं जो होती हैं ये थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी में होती है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों, यहाँ पे आ जाइए, एक सवाल है मैथ का। कह रहा है कि एक वृत्ताकार खेल के मैदान के चारों ओर एक निश्चित चौड़ाई में एक वृत्ताकार पथ है ना। तो आंतरिक वृत्त की परिधि और बीच के परिधि के बीच का अंतर 144 सेंटीमीटर है। तो पथ का अनुमानित चौड़ाई ज्ञात कीजिए, है ना। साथियों सामान्य शब्दों में देखिए, जो रिंग होता है, एक रिंग का आप देख लीजिए, इसमें जैसे एक मान लीजिए ऐसे वृत्त है ना, या कह लीजिए एक वृत्ताकार खेल का मैदान हो गया। अब इसके निश्चित चौड़ाई वाले एक आकार का एक पथ है, मतलब एक
चलिए ये खेल का मैदान हो गया और ये बाहरी रास्ता हो गया। तो ये जो पथ है ना, इसी पथ का साथियों पूछा है एरिया, है ना। तो एरिया निकालने के लिए, सॉरी एरिया नहीं पूछा है, चौड़ाई पूछा है कि यह कितना चौड़ा है, ठीक ना। तो इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ पे सामान्य शब्दों में बताऊं साथियों, त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, पहले बाहर वाला का परिधि ले लीजिए, है ना। तो बाहर वाला का परिधि मान लीजिए r1 है त्रिज्या, है ना। तो इसका हो जाएगा 2 पाई r1, हम बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या ले रहे हैं, इसका हो गया 2 पाई r1, और छोटे वाले का ले लेते हैं r2, है ना। तो इसका परिधि हो जाएगा 2 पाई r2, और दोनों का अंतर दे रहा है कितना साथियों, कह रहा है दोनों परिधि का अंतर कितना है 144, 144 के आप बराबर कर दीजिए, कुछ नहीं हो गया, कुछ नहीं है। अब 2 पाई कॉमन ले लीजिए, तो r1 माइनस r2, है ना। यही बड़ा लंबाई में से इस छोटे लंबाई को घटा देंगे तो ये वाला लंबाई निकल जाएगा, यही वाला पूछा है 144, है ना। तो अब इसको कटा दीजिए, तो 2 से कटाएंगे तो ये हो गया 72, और फिर पाई का मान हो गया 22/7, r1 माइनस r2 बराबर कितना हो गया 72, है ना। अब फिर इसको कटा दीजिए, r1 माइनस r2 का मान निकालना है, तो r1 माइनस r2 बराबर इस 72 को उधर लेके जाइए, 72 गुणे 7, 7 को उधर ले आइए और 22 को इधर डिवाइड कर दीजिए। साथियों इसको कटाएंगे तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, चलिए डायरेक्ट मैं कटाया हुआ बता देता हूँ, 22.5 आएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो साथियों मैथ इसीलिए नहीं बताता हूँ, इस सब में टाइम लगता है, आप लोग डायरेक्ट देख लीजिए। अगला देखिए, कह रहा है कि 3 प्रमुख राजनेता कौन थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को आरंभ किया था। तो साथियों जवाहरलाल नेहरू, फिदेल कैस्ट्रो और मार्शल टीटो। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट, सॉरी इसमें देख लीजिएगा फिर से, जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर और मार्शल टीटो। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, 45% अभ्यर्थी इसको सही किए हैं। चलिएगा साथियों आपको बता दूं, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था, शीत युद्ध के दौरान बहुत सारे देश, है ना, ऐसे थे जो अपना एक संगठन बनाए अपने विकास के लिए, है ना, जो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र में नहीं जुड़ना चाहते थे, उन सब देशों का संगठन है, ठीक ना, ये याद रखिएगा। ये विकासशील देशों का एक ग्रुप है। कह रहा है पछुआ हवाओं की अधिकतम गति कहाँ देखी जा सकती है। तो साथियों दक्षिणी गोलार्ध में, महासागरों में, है ना, 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के अक्षांश के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है रूस जर्मनी के साथ संधि करके कब प्रथम विश्व युद्ध से पृथक हो गया था। तो साथियों ये हुआ था आपको मार्च 1918 में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं होती हैं। तो साथियों जर्मन सिल्वर जो होता है यह तांबा, जस्ता और निकिल से मिलकर बना होता है। 60% तांबा होता है और 20% ये होता है। साथियों केमिस्ट्री का, है ना, जो भी केमिकल फार्मूला है उसको जरूर आप लोग याद रख लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चलिए अगला कह रहा है कि जो स्टॉकहोम समझौता है, यह स्टॉकहोम समझौता का संबंध किससे है। तो कह रहा है अस्थायी कार्बनिक प्रदूषण से पर्यावरण को सुरक्षित रखना। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, यही वाला सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जो रेहला है, किताब रेहला, इसकी रचना किसने की थी। तो साथियों इब्न बतूता था, जो मोरक्को का यात्री, उसी ने रेहला का ये किया था, ठीक ना, रचना किया था। अबुल फजल जो है इसका आप लोग देख लीजिएगा अकबरनामा है ना। इसके अलावा अब्दुल रहीम खाना ये लिखा था। बाबरनामा को तुर्की से फारसी में क्या किया था अनुवाद किया था, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए कह रहा है कि दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज पर जकात को समाप्त कर दिया था। तो सिकंदर लोदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला कह रहा है कि मोलास्का और इनके देह खोलों के अध्ययन की शाखा है ना। जो मोलास्का होते हैं उनके ऊपर जो कंकाल होता है उसका अध्ययन क्या कहलाता है साथियों, तो कॉन्कोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 35 के बाद 36, है ना। साथियों क्वेश्चन का लेवल मिक्स है, थोड़ा सा इजी भी है, थोड़ा सा टफ भी है, हर एक प्रकार का ये साथियों क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 36, कह रहा है कि गांधी इरविन समझौते के लिए भारतीय कांग्रेस ने 3 महत्वपूर्ण सदस्यों गांधी जी को राजी किया, नीचे दिए गए, है ना। 3 महत्वपूर्ण सदस्यों ने गांधी जी को राजी किया, है ना। तो इसमें साथियों नीचे दिए गए विकल्प कौन सा एक व्यक्ति इस कार्य में शामिल नहीं था। जो नहीं था इसको खोजना है। तो साथियों पुरुषोत्तम दास टंडन जी नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिएगा साथियों गांधी इरविन समझौता ये याद रखिएगा 5 मार्च 1930 को हुआ था, इसको 31 को हुआ था, इसको याद रखिएगा। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के संविधान के आवश्यक बुराई को शामिल करने के लिए भी जाना जाता है ना। तो साथियों ये जो शामिल है मौलिक अधिकार में, जो भाषण की
भाषण की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण इत्यादि। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा साथियों, मैं बार बार कहता हूं कि फंडामेंटल राइट को आप लोग पढ़ के जाइएगा। अनुच्छेद 12 से 35, राज्य का नीति निर्देशकता तो भाग 4 36 से 51, मौलिक कर्तव्य को पढ़ के जाइए, राज्यपाल को पढ़ के जाइए। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बना दिया हूं, वो वाला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, अभी लेटेस्ट में डाला हूं, है ना। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है, क्षुद्र ग्रह कहाँ स्थित होता है। तो साथियों क्षुद्र ग्रह होता है मंगल व बृहस्पति के बीच में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो, बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह साथियों ये चट्टानों का एक कह लीजिए ग्रुप है जो चक्कर लगाते रहता है क्षुद्र ग्रह। अगला देखिए क्या कह रहा है, सूची 1 का सूची 2 से, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए, है ना। चलिए थोड़ा सा छोटा करेंगे ताकि आपको दिखाई देगा, है ना। चलिए ये हवाएं हैं, हवाओं का नाम है। कह रहा है कि खामसीन, बोरा, लू, हरमटन, है ना। तो साथियों यहाँ पे देख लीजिए, जो खामसीन हवाएं हैं ये आपका चलती है मिस्र में, तो खामसीन का हो जाएगा मिस्र हो जाएगा। इसके अलावा साथियों जो बोरा है, बोरा आपका चलता है यहाँ पे एड्रियाटिक सागर में, एड्रियाटिक सागर में। और जो लू है साथियों, लू आपका चलेगा ये उत्तरी भारत के मैदानों में, है ना। ये भारत से भी आप लोग बना सकते हैं, डी नंबर। चलिए ऑप्शन इलिमिनेट करके कैसे बनाते हैं ये सीखा जाए। ए का 3 होगा, ये मालूम है कि भारत में लू होता है, तो ए का डी हम लोग देख लेते हैं कौन सा है। ए का डी, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ध्यान दीजिए। लू कहाँ का है, तो लू है आपको भारत, सॉरी लू उत्तरी भारत, डी है ना, 3 का डी, हमको 3 का डी खोजना है किस ऑप्शन में है। तो साथियों यहाँ पे देखिए 3 का डी किस में है, ऑप्शन नंबर ए में। ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन इलिमिनेट करके कैसे बनाएंगे। ये हवाएं कौन कहाँ बहती है ये नहीं पता हमको, सिर्फ इतना पता है कि जो लू है भारत में चलता है, तो लू है भारत में पता चलता है, तो ए का डी हमको लग रहा है ए का डी करेक्ट है। तो इसमें हम खोज लेंगे कि ए का डी कौन सा है ना। यहाँ पे सॉरी 3 का कौन सा है, डी। 3 का संबंध किससे है, डी से, तो 3 का संबंध डी साथियों ऑप्शन नंबर ए में है, इसमें है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला, ठीक ना। मतलब ए को जानिए और बाकी को इलिमिनेट कर दीजिए। 3 का संबंध डी से है, तो इसमें 3 का डी का कोई भी नहीं दिया है, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाला हो जाए, ठीक ना। देखिए अभ्यर्थी ऐसे ही दिमाग लगा के बनाए हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है साथियों कि झारखंड के किस कोल्ड फील्ड को कोल बेड मीथेन उत्पादन की उच्च संभावना के रूप में पहचाना गया है। तो साथियों ये हो जाएगा साउथ करनपुरा कोल्ड फील्ड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, है ना। ये साथियों आएगा, ये सब करंट अफेयर का है। जो खेलो यूथ इंडिया गेम का आयोजन बिहार में हुआ था साथियों 2025 में, उसका शुभंकर क्या था, तो गज सिंह, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट करंट अफेयर अब आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है, 42 नंबर, जनवरी 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है। तो साथियों जॉर्जिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 42 के बाद। 43 देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन है। तो साथियों जैन धर्म के जो 22वें तीर्थंकर है वह हो जाएंगे अरिस्टेनेमी, 22वें हो जाएंगे, है ना। 23वें हो जाएंगे पार्श्वनाथ, 24वें हो जाएंगे महावीर, और पहले हो जाएंगे ये आपका ऋषभदेव। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन था ये 4 को तो एटलीस्ट आप लोग याद रखिए। 44 नंबर देखिए, 44 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो एक्यूपंक्चर है यह क्या है। तो साथियों जो एक्यूपंक्चर है ये पुराना ट्रेडिशनल चाइनीज टेक्नोलॉजी है ना, जिसमें कह रहा है कि सुइयों के माध्यम से, इसमें सुइयों के माध्यम से क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है। सुई को धंसा करके शरीर में, और जो शरीर का ऊर्जा है उसको बैलेंस करने का प्रयास किया जाता है, इसे ही हम लोग एक्यूपंक्चर कहते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। 45 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से बुद्ध के बारे में क्या सत्य है। तो बुद्ध के बारे में क्या सत्य है, पहला ऑप्शन कह रहा है उन्होंने भगवान के अस्तित्व को स्वीकार किया, है ना, ये असत्य है। उन्होंने भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, है ना। उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को न तो स्वीकारा और न ही अस्वीकार किया, ये वाला ऑप्शन क्या है साथियों, सही है, ऑप्शन नंबर सी, सबसे बेहतरीन ऑप्शन यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो सूर्य की किरणें हैं इसको मापने वाला जो उपकरण है वो कौन सा है साथियों। तो ये हो जाएगा एक्टियोमीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो HCl का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लोरिक होना चाहिए। 48 पे आते हैं। 48 देखिए क्या कर रहे हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो साथियों विटामिन सी का रासायनिक नाम है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, है ना। और विटामिन सी के कमी से जो होने वाला रोग है ये स्कर्वी होता है, ठीक ना, इसीलिए एस्कॉर्बिक एसिड आपका देख लीजिए नाम भी मिलता जुलता है। विटामिन जो डी है, सॉरी विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल है, और जो विटामिन ई है, ई का नाम क्या है,
टोकोफेरॉल है, और जो विटामिन ए है यह है रेटिनॉल, और ये विटामिन सी है, याद रखिएगा, ठीक ना। यहाँ से क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 49 कह रहा है कि जो द्रव है, द्रव का अपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? तो साथियों द्रव का जो अपेक्षिक घनत्व है ये हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो साथियों सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है आपका मुंगेर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 51 नंबर पे आते हैं। 51 नंबर कह रहा है मनुष्य में सर्वाधिक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो साथियों मनुष्य में सर्वाधिक ऊर्जा जो मिलती है वह वसा से मिलती है। जल्दी ऊर्जा चाहिए तो जल्दी ऊर्जा आपको ग्लूकोज से मिलती है। ये फैक्ट्स जरूर याद रखिएगा, है ना। और जो ग्लूकोज है ये कोशिकाओं का ईंधन कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। जल्दी चाहिए तो ग्लूकोज का सेवन करना पड़ेगा, देर से चाहिए और ज्यादा चाहिए तो आपको वसा का इस्तेमाल करना होगा। विटामिन में कोई भी ऊर्जा नहीं होता, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि जो जल है, जल का क्वथनांक कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है? मतलब जल का वह कौन सा तापमान है, हम लोग गर्म करेंगे तो उसके बाद वह जल भाप में बदल जाएगा, है ना। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 53 है। कह रहा है कि निम्न में से किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए किया जाता है? तो साथियों सिल्वर नाइट्रेट का। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आज थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन आपको ज्यादा दिखाई देगा। कह रहा है कि जो बायोगैस है, बायोगैस में मुख्यतः क्या होती है? तो बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है साथियों मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। चलिए 55 नंबर पे आते हैं। 55 नंबर क्या कर रहा है? कह रहे निम्न में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुपर फास्फेट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 56 साथियों ये कह रहा है कहाँ गया 56? हाँ इंग्लिश का क्वेश्चन है साथियों, तो इसको आप लोग डायरेक्ट लगा लीजिए। इंग्लिश का इसमें कह रहा है हैव द मेनी चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द इडियम्स एंड फ्रेजेस। कह रहा है इडियम्स हैव टू मेनी आयरन्स इन द फायर्स, है ना। इसका मतलब हो गया साथियों टॉकिंग टू मेनी रिस्क। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला कह रहा है ककोलत जलप्रपात कहाँ पे है? तो साथियों बिहार के नवादा जिला में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड व्हिच बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड, है ना। कह रहा है रिप्रूफ, है ना, इसका पूछ रहा है। तो साथियों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, देख लीजिएगा, है ना। रिबक हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 59 पर। 59 क्या कह रहा है साथियों? तो 59 साथियों ये SICI का है, इसको लगा लीजिए, आंसर आप लोग बना लीजिएगा, इसका 8% आ जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 59 के बाद 60। मैथ वाला जल्दी जल्दी आप लोग को आंसर बता देते हैं, आप लोग करते रहिएगा, समय ज्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक ना। 60 का आप लोग आंसर लगा लीजिए, 48 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ यहाँ पे ये क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा है कि पटना कलम अथवा पटना शैली के अंतिम चित्रकार कौन थे? ये अच्छा क्वेश्चन है जो बिहार के कल्चर से संबंधित है, संस्कृति से, है ना। तो इसका साथियों हो जाएगा आपका ईश्वरी प्रसाद, नहीं नंदलाल बसु हो जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कह रहा है कि भारत में मोनाजाइट और थोरियम दुर्लभ खनिज तत्वों का प्रमुख स्रोत है। यह भी बात सही है ना। दुर्लभ खनिज तत्वों में भारत का आत्मनिर्भरता है, गलत, आत्मनिर्भर भारत नहीं है इस मामलों में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल एक क्या है? सही है। साथियों क्वेश्चन बहुत सारा कंफ्यूजिंग भी हम डाले हुए हैं कि आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो कंफ्यूजन में मारेंगे, है ना। चलिएगा क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजन वाला भी आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला क्या कह रहा है कि सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और मैंग्रोव वन है। यह भी सही है। सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा किया गया है ना, जिसका 80% हिस्सा बांग्लादेश में और 20% भारत में है। वहां पे सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, वनस्पति पाई जाती है, इस वजह से सुंदरबन नाम रखा गया है। मैंग्रोव वनस्पतियां इसलिए वहां पे मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं, ये भी वनस्पतियां पाई जाती है। भारत का विश्व का सबसे बड़ा माइका उत्पादक है, ये भी सही है। ईस्टर आइलैंड एवं मात्र ऐसा क्षेत्र है जो भारत को ठीक विपरीत दिशा में, यह भी क्या है? सही है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील गुजरात में है, ये गलत है ना। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाइए साथियों, इसको आप लोग डायरेक्ट बना लीजिएगा, मैथ है, इसका 7 पॉइंट कितना हो जाएगा? 72.8 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 65 नंबर। साथियों आप लोग वीडियो को शेयर करिए, है ना, आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जाता है, 100 क्वेश्चन का एनालिसिस
करते हैं हम लोग, क्वेश्चन बनाते हैं, फिर रिजल्ट बनाते हैं, फिर रैंक जारी करते हैं, आप टेस्ट दे रहे हैं उसका अपडेट हम लोग देखते हैं, आप लोग फोन मैसेज करते हैं, आपका क्यूरी है उसको भी हम लोग देखने का कार्य करते हैं। तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि वीडियो को शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में हार्ट का एक इमोजी जरूर डालिए कि हम लोग कुछ नया पैटर्न पे कुछ नया आपको दिखा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिए क्या कर रहे हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ना। कह रहा है कि खासी और मिजो की पहाड़ियां पटकोई श्रेणी का हिस्सा है। साथियों यही वाला गलत है। साथियों आपको बता दूं, जो खासो और मिजो की पहाड़ी है, चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, है ना। साथियों जो हिमालय है, हिमालय को अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसको, है ना, पटकोई बूम की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, और जो म्यांमार के साइड वाला हिस्सा में अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी है, हिमालय है, उसको पटकोई बूम के नाम से जानते हैं, है ना। इसके अलावा मिजोरम में जो हिमालय का विस्तार है उसे मिजो की पहाड़ी के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये वाला कह रहा है खासी और मिजो की पहाड़ियां पटकोई श्रेणी का हिस्सा है, तो ये गलत है ना। पटकोई श्रेणी ये वाला हो गया जो अरुणाचल प्रदेश में म्यांमार के तरफ पूरब के तरफ जो फैला हुआ है हिमालय, है ना। तो ये जो मिजो की पहाड़ी है और खासी की पहाड़ी है, खासी की पहाड़ी मेघालय में है, गारो खासी जयंतिया 3 पहाड़ियां हैं, है ना, यहाँ पे मेघालय के या शिलोंग के पठार पर। तो इस पटकोई बूम का हिस्सा नहीं है, पहला क्या है, गलत है, और इसमें गलत ही खोजना था, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला दूसरा भी पढ़ लिया जाए क्योंकि उपरोक्त सभी कथन भी दिया है ना। तो कह रहा है दूसरा नंबर क्या है, कितना नंबर क्वेश्चन था ये, हाँ चलिएगा, उपरोक्त, अच्छा सब कथन सही है, तो पहला गलत हो गया, गलत ही खोजना है, तो इसका ए ही सही, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं 66। कह रहा है कि पटना में उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर फैयज अली, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 67 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति को सफल बनाने के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने छात्र युवा संघ वाहिनी गैर राजनीतिक संगठन का गठन कब किया था, तो साथियों 1975 में, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि 68 नंबर कह रहा है कि निम्न धातुओं में जिसे अमलगम कहते हैं, तो साथियों पारा और जस्ता, है ना, इस मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। केमिस्ट्री का क्वेश्चन इस सेट में अच्छा खासा है साथियों, इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर 1386 होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए कह रहा है जो कैलामल है, सॉरी कैलोमल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Hg2Cl2, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिए 71। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ना। कह रहा है कि जो सियाल में ग्रेनाइट एवं निस जैसी चट्टानों की प्रधानता है, सियाल मतलब जो पृथ्वी है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, ये समझिए सियाल का मतलब, सियाल और सीमा जो धातुएं पृथ्वी के अंदर पाई जाती है, तो ग्रेनाइट एवं निस जैसी चट्टानों की प्रधानता है सियाल में, सही है। सीमा, है ना, यहाँ पे सिलिकॉन मैग्नीशियम निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं ग्रेबो चट्टानों से, ये भी सही है। क्रोड में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है। साथियों पृथ्वी का जो क्रोड है वहाँ पे जो चुंबकीय धातु हैं जिसमें गुण है, जैसे आयरन हो गया, लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, है ना, इन सब की प्रधानता क्रोड में है, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 72। कह रहा है यहाँ पे वन्य जीव अभयारण्य और उसकी स्थितियों से कौन सा मिलान सही है। मिलान सही है, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर गलत है, वाल्मीकि नगर अभयारण्य, है ना, वन्य जीव अभयारण्य ये आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 73। कह रहा है हॉर्निबल त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है, तो इसका हो जाएगा मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 73। 74 देखिए 74 ये कह रहा है कि ज्योतिराव सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया था, है ना, तो ये किया था आपको कल्याणी फोरेस्टा का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 75 देख लीजिए। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें अत्याधिक गर्म रखती है, क्यों। साथियों अत्याधिक गर्म रखती है, इसके पीछे का कारण है 2 कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। साथियों आपको बता दूं जो वायु होता है, वायु हीट का बैड कंडक्टर होता है, हीट का बैड कंडक्टर होता है, अर्थात वह उष्मा को लेना नहीं चाहता है। तो मान लीजिए आप 2 पतला कमीज पहन लिए, तो उसके अंदर में क्या हो जाएगा, वायु भर जाएगा, फंस जाएगा, तो बाहर में कितना भी ठंडा पड़ेगा तो ठंडा तो आएगा कपड़े के ऊपर, लेकिन अंदर जाने नहीं देगा वायु, क्योंकि वायु हीट का बैड कंडक्टर है, वो हीट को या टेम्परेचर को लेना नहीं चाहता है, अर्थात बाहर में कितना ठंडी है उसको वो लेना नहीं चाहता है, उष्मा को, बाहरी तापमान को, ठीक ना, इसी वजह से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 76 आजिए।
कह रहा है कि पाल वंश के बाद बंगाल में कौन सा राजवंश शासन करने के लिए आया था? तो साथियों आया था सेना राजवंश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब खत्म होने वाला है। कह रहा है कि कौन सी कंपनी रेल वायर ग्राहकों के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सर्विस 26 जनवरी से लॉन्च करेगी? तो रेलटेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 78। वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है वह है रेडियम। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 79 पे आते हैं। कह रहा है कि कृषि सिंचाई और ऊर्जा परियोजनाओं का किस पंचवर्षीय योजनाओं में प्राथमिकता दी गई? तो ये हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए कह रहा है कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, मतलब जो आधुनिक मनुष्य है इसके हम लोग का पूर्वज कौन है साथियों? तो क्रो मैग्नन मानो। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए 81 नंबर पे आते हैं। 81 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है तब, साथियों आपको बता दूं, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और कानून बनाना जरूरी हो, ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति कानून बना सकता है। तो इस तरह से बने हुए कानून को या अधिनियम को साथियों हम लोग अध्यादेश कहते हैं, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जब मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को परामर्श देती है तभी यह अध्यादेश राष्ट्रपति क्या कर सकता है? जारी कर सकता है। साथियों आपको बता दूं राष्ट्रपति के पास जो कह लीजिए वास्तविक शक्ति है वो नहीं होता है, वो होता है जो मंत्रिपरिषद होता है या प्रधानमंत्री है उसके पास। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 82। हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? है ना, तो कौस्तव चटर्जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि जो मलेशिया है, मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो रिंगिट है ना, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 84 पे आते हैं। कह रहा है इंटरनेशनल स्पेस ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया? तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे। ऑप्शन नंबर, सॉरी ये क्या क्वेश्चन आ गया, ये हो गया है ना 84। चलिए 84 देखते हैं। 84 क्या कह रहा है? हाँ, यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में रखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा। यह सिद्धांत किसने दिया था? तो साथियों न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था, है ना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। डोबेर्नियर ने त्रिक सिद्धांत दिया था, 3 को एक साथ रखा था, ये फैक्ट्स भी याद रखिएगा। अगला कह रहा है निसार, है ना। निसार इसरो और किस अन्य देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है? तो निसार में है अमेरिका और इंडिया, है ना। ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फेमस क्वेश्चन है, ये आ सकता है ना। अगला देखिए कह रहा है कि जो भारत में सौर ऊर्जा सप्ताह किस महीने को मनाया जाता है? तो फरवरी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 87 पे आते हैं। 87 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किनको पद्म विभूषण 2000 पुरस्कार 2023 के मरणोपरांत दिया गया? तो बालकृष्ण दोषी को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 88 पर आते हैं। 88 कह रहा है कि इंटरनेशनल स्पेस ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 89 पे आते हैं। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जो महावीर जैन है, जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो पावापुरी में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन गलत मत करिएगा आप लोग। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 90 नंबर कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय हुई थी? तो गुप्तों के समय में कुमार गुप्त ने किया था, है ना। ये सबसे ज्यादा पूछता है कुमार गुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों, निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है ना। उपयुक्त जोड़ी है कौन सा, मतलब सही आपको खोजना है ना। तो पार्श्वनाथ, जंत्रिका, बिंदुसार, शाक्यकुल, स्कंदगुप्त मौर्य, ये सब तीनों गड़बड़ है ना। चेटक जो थी यह लिच्छवी गणराज्य से संबंध था इसका, है ना। चलिए जो बुद्ध है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, है ना, रुमिनदेई जगह में, है ना। चलिए कह रहा है कि 16 महाजनपदों में, है ना, वैशाली की राजधानी कहाँ थी? तो साथियों 16 महाजनपदों में वैशाली की राजधानी बजी थी। ऑप्शन नंबर ए बजी संघ था। 94 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो गांधी जी थे, है ना, गांधी जी का चंपारण आंदोलन क्या था? तो साथियों नील कर्मियों की समस्याओं का समाधान हेतु। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। साथियों इस सेट में जिसका भी आया है ना 60+ वो सभी के सभी अभ्यर्थी सेफ हैं। अभी हम बताएंगे आपको, वीडियो में लास्ट में बताएंगे कि कितना आप लोगों का आज के सेट में अभ्यर्थी अटेम्प्ट किए हैं और कट ऑफ क्या रहा है। 95 आ जाइए। 95 कह रहा है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? है ना। तो साथियों ये पटना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 96 कह रहा है जो बुलंदी बाग है,
96, हाँ, बुलंदी बाग का प्राचीन नाम किसका है साथियों? पाटलिपुत्र का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि जो 97 सुभद्रा देवी को पेपर मेसी आर्ट के लिए 2023 का पद्म श्री दिया गया था, उनका संबंध बिहार के किस जिले से है? तो साथियों मधुबनी जिला से है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे 1857, इन कथनों पर विचार कीजिए। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, सही है। पहला वाला कथन क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है कि कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जन व्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। दोनों कथन सही है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, है ना, एक और दो दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो तिनकठिया प्रथा से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 100 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है। जिस समाज में उत्तर जपद प्रधान होते ही साथ ही जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद विशेषण का विशेष से बन जाता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा साथियों। तो चलिए अब आगे है कट ऑफ के बारे में, है ना। आपको बता दूं साथियों कि जो आज हम लोग पीडीएफ आपको दिए हैं, जो आपको क्यूआर कोड के माध्यम से जो पीडीएफ प्राप्त हुआ है साथियों, इस पीडीएफ में आपका रैंकिंग, आपका रिजल्ट और साथ ही साथ कैटेगरी वाइज हम लोग कट ऑफ बना दिए हैं साथियों। तो जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनाए हैं उसको आप लोग देख करके अपने से समझने का प्रयास कीजिएगा। और एक चीज बता दूं कि आज के टेस्ट में पूरा एकदम कंप्लीट चेंज हो गया है, हर चीज स्थिति बदल गया है। क्यों बदला है साथियों? क्योंकि इसके पहले जो हम टेस्ट करा रहे थे वो प्रीवियस ईयर था, तो अभ्यर्थियों का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा हो रहा था। लेकिन अब क्या हुआ है साथियों, नया जब टेस्ट आ रहा है साथियों, तो अभ्यर्थियों का मार्क्स क्या हो गया है? घट गया है। जो यूआर कैटेगरी का कट ऑफ जा रहा है साथियों 58 से 60 के बीच में जा रहा है। यह आपको जो पीडीएफ मिला है साथियों, इस पीडीएफ में आप लोग देखिए, है ना, ये आपका पीडीएफ है, आपके लिए हम लोग बनाए हैं। तो इसके बारे में साथियों डिटेल कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ जा रहा है, ये चीज साथियों डिटेल हम क्या करेंगे ना, एक्स्ट्रा सेपरेट वीडियो बनाएंगे, है ना। सेपरेट वीडियो इसलिए बनाएंगे क्योंकि अब कट ऑफ वाला बनाएंगे एक्स्ट्रा, तो साथियों वीडियो क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। तब तक आप लोग क्या काम करिएगा, आप लोग पीडीएफ में जो स्कोर हम लोग कट ऑफ मार्क्स बनाए हैं उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। या फिर मैं क्या करूंगा, सेपरेट जब वीडियो बनाऊंगा ना, तो एक दिन फॉर्मूला समझा दूंगा आपको कि किस प्रकार से कट ऑफ अपडेट हो रहा है। फिर प्रतिदिन आप बनाने लगिएगा, कट ऑफ खुद ही बनाने लगिएगा, है ना। हम लोग टेस्ट करवा देंगे और आप लोग कट ऑफ बनाना स्टार्ट करिएगा। साथियों जो भी अभ्यर्थी अगर क्वेश्चन है, उनके पास भंडार है, अगर वो देना चाहते हैं, उनको लगता है कि सर ये वाला क्वेश्चन को टेस्ट में शामिल करिए, तो साथियों हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल देते हैं। आप लोग उस लिंक में क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन लिख दीजिएगा और फिर उसका आंसर सही राइट क्या करिएगा, टाइप करके सबमिट कर दीजिएगा। फॉर्म है वो, है ना। कोई पूरा 100 क्वेश्चन का सेट भेजना चाहता है तो उसके लिए भी एक लिंक है, उसमें अपना 100 क्वेश्चन का सेट क्या कर सकता है, भेज सकता है ना। तो चलिए साथियों कल उसका सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और कल जो टेस्ट होगा संडे को महा मेगा मॉक टेस्ट होगा। और प्रीवियस ईयर मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर टोटल आपको कल मैं क्या करूँ, जो अब तक हुआ है 9 टेस्ट वो सब कल ही मैं संपन्न करा दूं। अगर नया सेट कल नहीं आ रहा है साथियों तो टोटल A to Z क्या होगा, पिछला वाला आप लोगों को दे दूंगा। और सबका मिक्स मैं एक कट ऑफ बना रहा हूं, है ना। ये भी आप लोग देखिए, कल हो सकता है, मैं 100% तो नहीं कर रहा हूं, प्रयास करूंगा कि अब तक जो 8 दिन का टेस्ट हुआ है, 9 दिन का, इसमें लगभग साथियों कम से कम 40,000 के आसपास अभ्यर्थी जुड़ गए होंगे। तो उनका सबका डेटा कैलकुलेट करके एक कट ऑफ तैयार कर रहा हूं साथियों, और उसके आधार पर क्या जाएगा फाइनल ये भी बताने का कार्य करूंगा। तो चलिए अभी लेता हूं विदा, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय।